अफेयर फंडा। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के सीडीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट 2 डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट दे सकते हैं, साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले मैं आपसे हम लोग एक थिंग डिस्कस करना चाहते हैं कि हम जो क्वेश्चन लेते हैं, हम जो क्वेश्चन अपने वीडियो में डिस्कस करते हैं वो उसी पोर्शन में कवर होते हैं जो अब तक हम आपको पढ़ा चुके हैं या हमने वो अभी तक वो वीडियो डाल चुके हैं, उन्हीं पोर्शन को इसमें लिया जाता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मैकेनिकल एनर्जी है उसके एसआई यूनिट क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि दैट मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम होती है। और जो एनर्जी की यूनिट है वो उसकी यूनिट है जूल। सो देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। सेकेंड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड, और जो साउंड का टॉपिक हम कवर कर चुके हैं साउंड वेव्स का, उसमें से ये क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडिया। वेलोसिटी ऑफ साउंड फर्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है कि मीडिया के नेचर जो मीडिया का नेचर है उस पर डिपेंड नहीं करती है। इज मैक्सिमम इन गैसेस एंड मिनिमम इन लिक्विड। Is maximum is in solid and minimum in liquid. Is maximum in solid and minimum in gases. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डी। जो साउंड की वेलोसिटी होती है, साउंड वेव्स की जो वेलोसिटी होती है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है। जो अगर हम इसका एग्जांपल देखें, स्टील में इसकी वेलोसिटी अराउंड 5000 मीटर पर सेकेंड होती है एट 0 डिग्री। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बट ये जो मीडिया है ये उसके नेचर पे डिपेंड करती है। और जो मैक्सिमम होती है वो होती है सॉलिड में, फिर होती है लिक्विड में और फिर होती है गैसेस में। गैसेस में और एयर में इसकी वेलोसिटी अराउंड 334 मीटर पर सेकेंड होती है, और जबकि लिक्विड में इसकी वेलोसिटी अराउंड 1500 के आसपास होती है। जो इसमें से करेक्ट आंसर है वो है डी। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड एंड मिनिमम इन गैसेस। Next question is which one of the following statement is not correct. This question has been also asked in 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज साउंड वेव इन गैसेस आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। यस, जो साउंड वेव्स होती हैं वो गैसेस में लॉन्गिट्यूडनल होती है नेचर में। देखिए, जो साउंड वेव्स का जो हमने साउंड वेव्स का टॉपिक कवर किया था उसमें हमने ये चीज डिटेल में बताई थी कि जो वेव्स हैं वो दो तरीके की हो सकती हैं, या तो लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स ये दोनों ऐसी वेव्स हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उनमें से भी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करती हैं। एंड जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, द ट्रांसवर्स वेव्स उनका जो प्रोपेगेशन होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन शेप ऑफ द मीडिया। सो जो साउंड वेव्स होती हैं गैसेस की, मींस जो साउंड वेव्स जो गैसेस में प्रोपेगेट करती हैं दे आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। दैट मींस दैट जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक। नो, जो 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं जिनका जो फ्रीक्वेंसी जो रेंज होती है वो 20,000 से ज्यादा होती है। 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा की फ्रीक्वेंसी होती है उसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी रेंज को इंफ्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। साउंड वेव्स हैविंग हायर एम्पलीट्यूड आर लाउडर, ये भी ठीक है ऑप्शन। एंड साउंड वेव्स विद हाई ऑडिबल फ्रीक्वेंसी आर शार्प। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है बी। बी इज नॉट करेक्ट। जो 20 हर्ट्ज से बिलो फ्रीक्वेंसी होती है उसको इंफ्रासोनिक कहते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। सो देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी।
A person rings a metallic bell near a strong concrete wall. एक पर्सन ने एक वॉल के नजदीक एक बेल को बजाया. He hears the echo after 0.3 सेकेंड, और उसको जो इको सुनाई दी वो 0.3 सेकेंड में सुनाई दी. If the sound moves with a speed of 340 मीटर पर सेकेंड, how far is the wall from him? हमें ये मान लीजिए ये वॉल है और इस पर्सन ने, ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है एंड इसने यहाँ पर एक बेल रिंग करी. अब जब इसने बेल रिंग करी तो उसकी साउंड वेव ट्रेवल हुई इस तरीके से और इस वॉल से टकराई और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुई और इसको सुनाई दी वापस. तो ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है इसी को हम इको कहते हैं, जो उसको सुनाई दी है, और ये सुनाई दी है इसको 0.3 सेकेंड में. अब जब 0.3 सेकेंड में ये जो टाइम ट्रेवल है, ये टाइम ट्रेवल क्या है, जो साउंड वेव ने इस बेल से लेकर वॉल तक जाने में और फिर दोबारा वॉल से इस पर्सन तक आने में जो टाइम लिया वो 0.3 सेकेंड है. और हमें जो क्वेश्चन में बताना है वो बताना है कि ये पर्सन इस वॉल से कितनी दूर पर है. सो ये पता लगाने के लिए हम सबसे पहले इसका जो टाइम है 0.3 सेकेंड का, इसको हाफ करेंगे क्योंकि हमें हाफ डिस्टेंस के लिए टाइम पीरियड चाहिए. सो देयरफॉर सबसे पहले t को हाफ करिए तो यहाँ पे t आ जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड. ये वो टाइम है जो टाइम बेल से लेके और पर्सन से लेके वॉल तक का जो टाइम है साउंड वेव का पहुंचने का, ये वो टाइम हमने डिटरमिन किया है. अब इसके बाद हमें डिस्टेंस निकालना है. हमें इसकी स्पीड दी हुई है, दैट स्पीड इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड. अब यहां से स्पीड का फॉर्मूला लगाइए, दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इस तरीके के क्वेश्चंस हमने साउंड वेव्स का जो टॉपिक कवर किया था उसमें हमने इसमें इस तरीके का एक एग्जांपल भी डिस्कस किया है, न्यूमेरिकल टाइप. एंड डिस्टेंस, तो यहां से डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपली हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू टाइम. सो हियर कम्स द आंसर. अब स्पीड है 340 इनटू टाइम हमारा है 0.3 डिवाइडेड बाय 2. इसको यहां से सॉल्व कर लीजिए. 17 3 जा 51, तो 51 मीटर इज द आंसर. दैट मीन्स सी. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड गुड फॉर ऑब्जेक्ट. 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें कहते हैं कि ये सभी ऑब्जेक्ट्स पे यूनिवर्स में सब पे अप्लाई होता है. यस, ये सब पे अप्लाई होता है, लेकिन इसकी कंडीशन है कि ये उन ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई नहीं होता है जिनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेयर मींस उसके बराबर की होती है, उसके कंपेरेबल होती है. वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड. इसके कंपेरेबल जो वेलोसिटी होती है, जो ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी से मूव करते हैं, उन पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं होता है. सो देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. Which of the following statement is not correct? 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. वेट एंड मास का टॉपिक भी हम फोर्स के टॉपिक में डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि वेट और मास में क्या फर्क होता है. सो यहाँ पे हम इसके ऑप्शंस पे आते हैं. वेट ऑफ द बॉडी इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लेनेट. यस, क्योंकि जो वेट ऑफ द बॉडी होता है दैट इक्वल टू m × g, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी. m जो मास होता है ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स उसके अंदर कितना कंटेंट है उसको मास कहते हैं. एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस. और जैसे कि आप जानते हैं कि अलग अलग प्लैनेट पर जी की वैल्यू भी अलग है. सो देयरफॉर जो वेट होगा वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाएगा. मास ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ, ऑन द मून एंड इन द एम्प्टी स्पेस इज सेम. यस, क्योंकि मास जो है वो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है. दैट मीन्स ये जो मास है ये किसी भी जगह पे जाने से चेंज नहीं होता है. वेटलेसनेस ऑफ अ बॉडी और भारहीनता, वेटलेसनेस होती है भारहीनता का अनुभव होना ऑफ अ बॉडी अकर्स व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज काउंटर बैलेंस्ड. यस, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, हम वेट का हमें महसूस ही क्यों होता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का या प्लेनेट का या उस स्पेस का, उसकी वजह से हमें भार का महसूस होता है. और जो वेटलेसनेस वो तब हमें महसूस होती है जब जो यही ग्रेविटेशनल फोर्स काउंटर बैलेंस हो जाता है. सो
डी ऑप्शन पे आते हैं, वेट एंड मास ऑफ अ बॉडी आर इक्वल एट सी लेवल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। वेट एंड मास, दैट मीन्स डब्ल्यू इज वेट एंड एम इज मास ऑफ अ बॉडी आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं एट सी लेवल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ये नहीं है केस। सो देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। A brick is thrown vertically from an aircraft. एक ब्रिक को ऊपर की तरफ फेंका गया है फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग 2 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, जो कि अर्थ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। द ब्रिक विल फॉल विद, जब किसी भी तरीके से ऑब्जेक्ट को इस तरीके से थ्रो किया जाता है या ऊपर की तरफ मीन्स फेंका जाता है, तो उसके अंदर जो फ्री फॉल, जो दैट मीन्स ये जो केस है, दैट केस इज ऑफ फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉल मोशन। और जो फ्री फॉल मोशन होता है इसकी एक प्रॉपर्टी है दैट इट अंडरगोज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। इस थिंग को भी हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया है वीडियो में कि जो फ्री फॉल मोशन होता है उसके अंदर जो बॉडी होती है उस पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वर्क करता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। The outside rear view mirror of a modern automobile is marked with a warning that object in the mirror are closer than they appear। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो मिरर है ये मिरर कौन सा होगा? ये मिरर होगा कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि अभी जो हमने करंटली जिसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 3 कंक्लूड किया उसके अंदर हमने कॉन्वेक्स मिरर डिस्कस किया था। एंड अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो सो दैट यू कैन रिकॉर्ड फ्रॉम दैट कि जो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज फॉर्म होती है, दैट इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन द फोकस एंड द पी, पोल एंड फोकल पॉइंट के बीच में इमेज फॉर्म होती है। और जो इमेज फॉर्म होती है दैट इज डिमिनिश्ड है, वो मतलब इसका मतलब है कि जो उसका साइज है ऑब्जेक्ट से वो बहुत कम होता है। सो देयरफॉर यही रीजन है कि जो हमें मींस जो ये जो रियर व्यू मिरर होते हैं इसमें हमें दूर तक का भी, पीछे रोड का और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनका हमें बहुत ही छोटा व्यू हमें मिल जाता है। लेकिन इनमें जो ऑब्जेक्ट होता है मीन्स इसमें हमें वो क्लोज अपेयर होता है, लेकिन वो हमारे इतने क्लोज नहीं होता। ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। सो देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है रियर व्यू मिरर में। अ पर्सन स्टैंडिंग 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। एक पर्सन एक प्लेन मिरर के, ये मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, उसके 1 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। अप्रोचेस द मिरर बाय 40 सेंटीमीटर। अब ये मान लीजिए कि ये है 1 मीटर का डिस्टेंस, ये मान लीजिए यहां तक का डिस्टेंस, ये P पॉइंट मान लीजिए और ये A पॉइंट मान लीजिए, इसका डिस्टेंस 1 मीटर का है। अब वो 40 सेंटीमीटर पास आ गया, ये मान लीजिए ये 40 सेंटीमीटर पे, अब वो B पॉइंट पर आ गया, 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस उससे कवर कर लिया है। अब वो किस डिस्टेंस पे है? अब वो मान लीजिए वो पर्सन यहाँ पे खड़ा है, तो अब उसकी पोजीशन है B। दैट मीन्स उसका डिस्टेंस कितना है? उसका डिस्टेंस अब है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड दैट इज 40 सेंटीमीटर। सो अब ये जो BP का डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अब वो करंटली किस डिस्टेंस पे है? 60 सेंटीमीटर पे है। और प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करती है इसको भी हमने वीडियो में डिस्कस करा है रिफ्लेक्शन में, जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव्स का वीडियो डिस्कस किया था कि जो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि दैट इमेज इज एट द इक्वल डिस्टेंस। जितने डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे वो इमेज फॉर्म होगी। इसका मतलब है कि वो इमेज फॉर्म होगी 60 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगी, दैट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर, यहाँ पे कोई ऑप्शन 120 सेंटीमीटर में नहीं है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, तो मीटर में कन्वर्ट करके इसका आंसर आ जाएगा। जब भी इसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे दैट इज इक्वल टू अपॉन 100, तो ये मीटर में आ जाएगा आंसर। सो हियर कम्स द आंसर 1.2 मीटर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। No matter how far you stand from a mirror, your image appear erect
द मिरर इज लाइकली टू बी। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आप मान लीजिए किसी मिरर के आगे खड़े हैं, आपकी पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दूर पे उस मिरर से खड़े हैं, लेकिन आपकी जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट इमेज क्या होती है? इरेक्ट इमेज होती है जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से है, इसका एरो हेड ऊपर है, तो जो इमेज बनेगी उसका भी ये एरो हेड ऊपर होगा, इसको हम इरेक्ट इमेज कहते हैं। और इरेक्ट इमेज जो फॉर्म होती है वो होती है आइदर इन प्लेन और इन कॉन्वेक्स में। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। इसके सारे केसेस, प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है, कॉन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी तो क्या इमेज फॉर्म होगी, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑलवेज जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होती है। इसके भी केसेस हमने प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्शन के जो 3 पार्ट्स हमने कवर करे हैं उसमें डिस्कस किया है। सो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं सो प्लीज डू वॉच दीज वीडियोज ऑल्सो। A ray of white light strike the surface of an object. एक white light की किरण एक सरफेस पर जाके टकराई, ऑब्जेक्ट की सरफेस पर जाके टकराई। इफ ऑल द कलर्स आर रिफ्लेक्टेड, अगर सारे के सारे कलर्स रिफ्लेक्ट, ये मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है वो, अब इसके ऊपर वो आके इंसिडेंट रे आके इंसिडेंट हुई, टकराई इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पर, और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हुई। अब ये कहा जा रहा है कि अगर सारे कलर रिफ्लेक्ट हो गए हैं द सरफेस वुड अपीयर। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप देखिए, जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट का कोई कलर दिखाई देता है, वो हमें ऑब्जेक्ट का कलर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो इंसिडेंट रे पड़ रही है उसमें से जो कलर का पोर्शन, जो कलर वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा हमें वही कलर दिखाई देगा। अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट, ये मैं एक एजम्पशन ले रही हूं, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हमें जो ऑब्जर्वर को जो कलर दिखाई देगा वो उस ऑब्जेक्ट का रेड ही दिखाई देगा। सो देयरफॉर अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर एक इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर पड़ी ऑब्जेक्ट पे और उसने सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया है, कोई भी कलर, दैट मींस सारे के सारे कलर रिफ्लेक्ट हो गए हैं, तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें वो ऑब्जेक्ट व्हाइट दिखाई देगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। ये एक देखा तो पूरा थ्योरी बेस्ड और प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है कि जो जिस लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है हमें वही लाइट हमारी आईज को मींस हमारी आईज को कैच करती है एंड हमें वो कलर वही दिखाई देता है। अगर इस ऑब्जेक्ट ने सारे कलर रिफ्लेक्ट कर दिए हैं, सारे के सारे कलर, कोई कलर इसने एब्जॉर्ब नहीं करा, सारे कलर इसने रिफ्लेक्ट कर दिए हैं, तो हमें वो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली व्हाइट ही दिखाई देगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। इन सोनार वी यूज, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। सोनार इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ सोनार। एंड जो सोनार डिवाइस होते हैं उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल होता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं? जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी, जो इससे हायर फ्रीक्वेंसी होती है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स उनको कहा जाता है। सोनार डिवाइस में अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। अ ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक बिकॉज इट, 2011 में क्वेश्चन था कि एक ब्लैक बोर्ड हमें ब्लैक दिखाई देता है, ये कोई भी सरफेस हमें ब्लैक क्यों दिखाई देती है? जो ये 2 स्लाइड पहले का एक क्वेश्चन था जिसमें हम ये कह रहे थे कि ऑब्जेक्ट हमें व्हाइट क्यों दिखाई देता है, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री ये क्वेश्चन है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, वो सारे कलर्स को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, तब हमें वो सरफेस ब्लैक दिखाई देगी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर। वो किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, सारे कलर्स को अपने में एब्जॉर्ब कर रहा है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। विद दिस नोट वी एंड आवर सेशन। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो अपने कमेंट दे सकते हैं और साथ में इस राउंड बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दिस इज आवर करंट अफेयर पेज, दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, और इसके अलावा हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। एंड विद दिस नोट वी एंड आवर सेशन। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे।